Well, today we are going to start the new chapter, chapter number 3, Effects of British Rule. Then, in the last chapter, we had learned about the British rule over India, how the British established their rule on India. Okay, and now today, in this part of the chapter, we are going to learn about the effects of British rule in India. The first point is there, that is establishment of East India Company. Establishment of East India Company. Then now listen carefully. We have seen that due to geographical discoveries, the European powers reached the Indian coast. All the European, including Portuguese, Dutch, French, and British, entered the race फॉर कैप्चरिंग द इंडियन मार्केट. तो जिस तरह से हमने वहाँ पे देखा कि जोग्राफिकल डिस्कवरीज के बाद मतलब सी रूट ढूंढ लिए. यूरोपियन जो भी सारे कंट्रीज थे, यूरोपियन पीपल सेलर्स, उन्होंने सी रूट ढूंढ लिए एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ आने के लिए. तो उसके बाद जो यूरोपियन है वो इंडियन कोस्ट के ऊपर वहाँ पे अपनी पावर जमाने लगे. और सभी के सभी जो यूरोपियंस हैं, जिनमें पोर्तुगीज थे, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश, इनमें एक रेस वहाँ पे लगे, कंपटीशन वहाँ पे लगे कि इंडिया के अंदर किस तरह से मार्केट प्लेसेस बनाए, है ना, किस तरह से मार्केट कैप्चर करें. और उसके बाद व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर ट्रेड पर्पज, द पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी सेटल्ड देयर एंड दे गेव अ बीटर रेजिस्टेंस. तो जैसे ही ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए ट्रेड करने के लिए, ट्रेड के पर्पज से ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए थे, तो उन्होंने देखा कि पहले ही पोर्तुगीज पीपल, है ना, पोर्तुगाल नाम की एक कंट्री है, वहाँ के जो पीपल है उन्हें पोर्तुगीज कहा जाता है. तो पोर्तुगीज पीपल जो है वो पहले से ही इंडिया के अंदर सेटल हुए हैं, उन्होंने अपनी मार्केट प्लेसेस बना के रखी हैं. तो ये जो पोर्तुगीज है उन्होंने ब्रिटिश लोगों को इंडिया में आने के लिए बिटर रेजिस्टेंस वहाँ पे किया, अपोज किया. रेजिस्टेंस मीन्स अपोज, टू अपोज. ओके, तो लेटर फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप बिटवीन देम. बाद में उनके अंदर फ्रेंडली रिलेशनशिप वहाँ पे हो गई और दोनों मिलकर वहाँ पे मतलब ट्रेडिंग करने लगे, मतलब इंडिया के अंदर ट्रेड कर रहे थे. बट टू इस्टेब्लिश द डोमिनेशन ओवर इंडिया, द ब्रिटिश हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम फ्रेंच, डच एंड लोकल रूलर्स. तो आगे चलकर क्या हुआ कि इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए और मार्केट प्लेसेस बनाने के लिए बहुत सी सारी कंट्रीज में वहाँ पे कंपटीशन लग गई. तो हर एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के ऊपर डोमिनेशन वहाँ पे कर रही थी कि वी आर सुपेरियर, है ना. डोमिनेशन मीन्स टू शो सुपेरियरिटी, है ना. तो कौन सुपेरियर है ये बताना वहाँ पे, मतलब ये बताने की एक रेस वहाँ पे स्टार्ट हो गई. तो ब्रिटिश हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम, तो ब्रिटिश लोगों को फ्रेंच, डच और जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने अपोज किया कि आप मतलब आपकी जो भी रीजन है वहीं पे ही सिर्फ आप ट्रेडिंग वहाँ पे कर सकते हो. दूसरे पार्ट जो है इंडिया की जो दूसरे रीजन्स है वहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए फ्रेंच, डच और लोकल रूलर्स जो थे उन्होंने ब्रिटिश लोगों को अपोज किया. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर ब्रिटिश एंड मराठास. मुंबई वॉज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश इन वेस्टर्न इंडिया. तो वेस्टर्न इंडिया में मुंबई ये बहुत ही मतलब मेन ऐसा सेंटर ब्रिटिश लोगों का वहाँ पे बना. दे वेर ट्राइंग टू एक्वायर द नियर बाय टेरिटरीज बट द मराठाज हैड ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर इट. तो ब्रिटिश पीपल जो है वो मुंबई के आसपास, यानी जो उस वक्त का बॉम्बे था, मुंबई, उसके आसपास की जो टेरिटरी है उसे कैप्चर करने की कोशिश, एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन जो मराठास थे महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के आसपास में, उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड वहाँ पे बना के रखा था, जिसकी वजह से ब्रिटिश उस पार्ट को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे. आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव, हिज अंकल रघुनाथ राव अप्रोच्ड फॉर हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश ड्यू टू हिज ग्रीड फॉर पेशवाशिप. दिस लेड टू एंट्रांस द ब्रिटिश इन मराठा पॉलिटिक्स. अब आगे चलकर क्या हुआ कि जो महाराष्ट्र यानी मराठा पावर जो थी उसके पेशवा थे उस वक्त माधवराव, माधवराव पेशवा. तो उनकी डेथ के बाद हुआ क्या, उनके जो अंकल हैं जिनका नाम था रघुनाथ राव, उन्होंने उनको पेशवाई वहाँ पे चाहिए थी, मतलब वो खुद पेशवा वहाँ पे बनना चाहते थे, इस तरह का लालच उनका था, है ना. तो जिसकी वजह से उन्होंने ब्रिटिश पीपल को हेल्प किया
और खुद पेशवा बनने की लालच में जो ब्रिटिश पीपल है उनके साथ मिल गए, और फिर ये मौका मिला ब्रिटिश लोगों को मराठा पॉलिटिक्स के अंदर एंटर करने का। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन वहां पे आ सकता है, हाउ द ब्रिटिश एंटर्ड इन मराठा पॉलिटिक्स। तो इसके लिए इस तरह का आंसर आप दे सकते हो, आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव हिज अंकल रघुनाथ राव फॉर help from the British due to his greed for Peshwaship. This led to entrance the British in Maratha politics. Such a type of answer you can say. Okay. During 1774 to 1818, three wars were fought between the Maratha and the British. तो 1774 से लेकर 1818 तक मराठा और ब्रिटिश दोनों के बीच में 3 वॉर वहां पे हुए। During the first war, Marathas unitedly faced the British and hence proved superior. तो पहले वॉर में क्या हुआ कि मराठा और ब्रिटिश, इनका जो पहला वॉर था उसमें जो मराठा थे वो एक साथ ब्रिटिश लोगों को उन्होंने फेस किया, मतलब यूनाइटेडली ब्रिटिश को फेस किया, जिसकी वजह से उनकी सुप्रीमेसी, मराठा पीपल की सुप्रीमेसी वहां पे दिखाई दी। देन इन 1782 with the Treaty of Salbai, the first Anglo-Maratha war came to an end. तो फर्स्ट मराठा एंग्लो वॉर वहाँ पे जो हुआ था 1782 में, वो सालबाई ट्रीटी से। व्हाट इज मीन बाय ट्रीटी? ट्रीटी मीन्स एग्रीमेंट। ओके, एक एग्रीमेंट वहाँ पे हुआ सालबाई का, और उससे ये फर्स्ट वॉर वहाँ पे खत्म हुआ। ब्रिटिश एंड मराठा इनका फर्स्ट वॉर वहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज subsidiary alliance. Subsidiary alliance. Okay. In 1798, Lord Wellesley arrived in India as Governor General. तो एज ए गवर्नर जनरल बन के लॉर्ड वेलेस्ली ये 1798 में इंडिया के अंदर आ गए। एक ऑफिसर जिनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली, वो इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल बनकर आए थे। ओके, एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही अराइव्ड इन India. His objective was to establish the British dominion all over India. तो ये जो लॉर्ड वेलेस्ली थे गवर्नर जनरल 1798 में इंडिया के, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्रिटिश डोमिनियन इस्टेब्लिश करना, मतलब ब्रिटिश लोगों की सुप्रीमेसी इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करना, कि ब्रिटिश लोग किस तरह से सुपेरियर है वो इंडिया में उन्हें इस्टेब्लिश करना था। फॉर दिस ही साइन द सब्सिडरी अलायंस विथ मेनी इंडियन रूलर्स। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि बहुत से सारे जो इंडियन रूलर्स हैं उनके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन किया, मतलब एक एग्रीमेंट वहां पे कर लिया सब्सिडरी अलायंस का। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या था ये हम जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस द इंडियन रूलर्स वेयर एश्योर्ड ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री हेल्प। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये बता सकते हैं सब्सिडरी अलायंस क्या है। तो इस अलायंस के अनुसार क्या होता था कि इंडियन रूलर्स जो है वो ब्रिटिश मिलिट्री में, वहां पे ब्रिटिश मिलिट्री के सिक्योरिटी में रहेंगे, या ब्रिटिश मिलिट्री की हेल्प की सिक्योरिटी में इंडियन रूलर्स रहेंगे। देयर वेयर सम टर्म्स लेड ऑन देम। और इसके लिए मतलब जो इंडियन रूलर्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए, उन्हें सिक्योर करने के लिए जो ब्रिटिश मिलिट्री है उनके साथ कुछ कंडीशंस वहां पे रहेंगी। देन द इंडियन रूलर्स हैव टू मेंटेन ब्रिटिश आर्मी इन देयर कोर्ट एंड हैव टू पे कैश और पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी टू द कंपनी फॉर इट्स मेंटेनेंस। तो आगे चल करके देखो क्या बताया गया कि ये जो इंडियन रूलर्स हैं उनको ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए, है ना, ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ कैश पे करनी पड़ेगी, या उनकी जो टेरिटरी है उसका कुछ पार्ट उन्हें पे करना पड़ेगा, है ना, उसका टेरिटरी का कुछ पार्ट उन्हें देना पड़ेगा। तो इस तरह से कोर्ट में ये बताया गया। उसके बाद the ruler would not have any alliance with any other power or declare war against any power without the intervention of the British। तो जो भी रूलर्स इस अलायंस के अंदर है, मतलब सब्सिडरी अलायंस में जिन्होंने साइन की है ऐसे इंडियन रूलर्स, वो
किसी दूसरे रूलिंग पावर के साथ वहां पे किसी भी तरह का वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते, है ना। दूसरे पावर के साथ वॉर नहीं कर सकते। अगर करना है तो जो ब्रिटिश पीपल है उनसे उन्हें इजाज़त लेनी पड़ेगी या उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, द रूरल द रूलर वुड एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज स्टेट। तो उनके ही स्टेट में ब्रिटिश लोगों के रेसिडेंट को उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। सम इंडियन रूलर्स एक्सेप्टेड द सिस्टम एंड लॉस्ट देयर फ्रीडम। तो कुछ इंडियन रूलर्स जो हैं उन्होंने इस सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। ये जो सारे मतलब यहाँ पे रूल्स बताए गए ना, तो वो सारे रूल्स सब्सिडरी अलायंस के थे, वो कुछ इंडियन रूलर्स ने एक्सेप्ट कर लिए और खुद का जो फ्रीडम था उसे लॉस्ट कर दिया, गवा दिया। In 1802, in 1802, बाजीराव सेकेंड signed the subsidiary alliance treaty with British। तो बाजीराव सेकेंड ये जो थे उन्होंने 1882 में सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लिया। दिस अलायंस इज वेल नोन एज द ट्रीटी ऑफ वसई। और इसी साइन को वहां पे क्या कहा गया? ट्रीटी ऑफ वसई। बट दिस ट्रीटी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू सम मराठा सरदार्स। लेकिन ये जो ट्रीटी थी जो बाजीराव सेकेंड ने वहां पे साइन की थी वो कुछ मराठा सरदार्स को एक्सेप्ट नहीं थी। दिस लेड टू द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। और इसी की वजह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वहां पे हुआ। दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, व्हाई द मराठा एंग्लो वॉर ऑकर्ड। ओके, तो मराठा एंग्लो वॉर क्यों हुआ उसका रीजन बताने के लिए ये आंसर आपका वहां पे रहेगा। ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट इज देयर। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश देयर वाज इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश इनटू द मराठा स्टेट। तो आगे क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों की इस एंग्लो मराठा वॉर में वहां पे विक्ट्री हो गई, मतलब ये ब्रिटिश जीत गए मराठा पीपल से। और उसके बाद जो ब्रिटिश है वो मराठा स्टेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंटरफियरेंस करने लग गए। दिस बिकेम इनटॉलरेबल एंड बाजीराव सेकेंड waged war against the ब्रिटिश। तो ये चीज बाजीराव सेकेंड को वहां पे सहन नहीं हुई। ये इंटॉलरेंस को देखकर बाजीराव सेकेंड ने ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में वॉर छेड़ दिया। ओके, युद्ध छेड़ दिया। ही वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल एंड इन 1818 ही सरेंडेड टू द ब्रिटिश। तो इस वॉर में वो हार गए बाजीराव सेकेंड और 1818 में उन्होंने सरेंडर कर दिया ब्रिटिश लोगों को। इन द मीनटाइम द कैपिटल ऑफ मुगल्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ दौलतराव शिंदे। और इसके बीच में क्या हुआ कि द कैपिटल ऑफ मुगल्स, तो मुगल्स की जो कैपिटल है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ दौलतराव शिंदे उनके अंदर थी, मतलब दौलतराव शिंदे के कंट्रोल में थी। बाय डिफीटिंग द ट्रूप ऑफ शिंदे जनरल लेक कैप्चर्ड द मुगल एम्परर एंड गेन विक्ट्री ओवर हिंदुस्तान। तो दौलतराव शिंदे ये जो है उनको हराकर, उनके ट्रूप को हराकर जनरल लेक उन्होंने मुगल एम्परर को भी जीत लिया, है ना। मुगल एम्पायर जो था उसे जीत लिया और अपनी विक्ट्री से वो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अपनी पावर, ब्रिटिश लोगों की पावर वहां पे आ गई। नेक्स्ट है छत्रपति। द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज छत्रपति प्रताप सिंह। ओके, छत्रपति प्रताप सिंह। Although the Peshwaship came to an end, Chhatrapati Pratap Singh of Satara was still ruling। हालांकि मतलब वहां पे जो पेशवाशिप थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई, लेकिन फिर भी सातारा के अंदर जो छत्रपति प्रताप सिंह थे वो रूल कर रहे थे। ब्रिटिशर्स साइन अ ट्रीटी विद छत्रपति प्रताप सिंह एंड अपॉइंटेड ग्रैंड डफ एज एन ऑफिसर टू असिस्ट हिम इन द स्टेट अफेयर्स। तो आगे चल करके जो ब्रिटिश पीपल है उन्होंने इस छत्रपति प्रताप सिंह के साथ एक ट्रीटी वहां पे कर ली और उसके अनुसार ग्रैंड डफ नाम के एक ऑफिसर को अपॉइंट किया गया जो छत्रपति प्रताप सिंह को अपने ही रूलिंग पार्ट में, अपने ही स्टेट के अफेयर्स के लिए हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे। कौन असिस्ट करेंगे? ग्रैंड डफ, ब्रिटिश ऑफिसर। किसको? छत्रपति प्रताप सिंह इनको। ओके,
But later the Chhatrapati was dethroned and exiled to Kashi. He died there in 1847. तो आगे चल करके क्या हुआ कि छत्रपति जो थे वो डिथ्रोन वहां पे हो गए, मतलब उनके उनके पास वो रूल नहीं रहा। ओके, और आगे चलकर काशी के अंदर वो निकल गए और वहां पे उनकी 1847 में डेथ हो गई। रंगो बापूजी गुप्ता, लॉयल ऑफिसर ऑफ छत्रपति, fought the legal battle and went up to England, but his efforts were unsuccessful. तो आगे चल करके रंगो बापूजी गुप्ता ये छत्रपति के बहुत ही लॉयल ऐसे ऑफिसर थे। उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट में, मतलब ब्रिटिश पीपल के अगेंस्ट में लीगली बहुत से सारे वॉर्स वहाँ पे लड़े और उसके बाद वो इंग्लैंड जा गए और इंग्लैंड की जो क्वीन है उन्हें ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की, लेकिन वो अनसक्सेसफुल वहाँ पे रहे। लेटर लॉर्ड डेलहाउसी rejected the adoption policy and in 1848 annexed the state of सातारा। आगे चलकर लॉर्ड डेलहाउसी उन्होंने एक लॉ बनाया, कौन सा? रिजेक्ट द एडॉप्शन, है ना। रिजेक्ट द एडॉप्शन मतलब क्या? उस वक्त जो किंग थे वो किसी चाइल्ड को वहाँ पे अडॉप्ट कर लेते थे। क्यों अडॉप्ट कर लेते थे? अगर किसी किंग को खुद का बेटा नहीं है तो किसी चाइल्ड को वो अडॉप्ट करते थे, वो उनका बेटा हो जाता था, है ना। और उसके बाद उस किंग के डेथ के बाद या वो किंग जब डिथ्रोन हो जाता था तो उसके बेटे को थ्रोन पे बिठाया जाता था, मतलब उसे किंग बनाया जाता था। अगर किंग को लड़का नहीं है तो अडॉप्ट करके लड़का लिया जाता था और उसे किंग बनाया जाता था। तो ये रूल, ये अडॉप्ट वाली जो सिस्टम थी, ये एक पॉलिसी थ्रू लॉर्ड डेलहाउसी उन्होंने रिजेक्ट कर दी, जो 1848 में हुई थी। और ऐसा करके उन्होंने कुछ स्टेट्स को मतलब अपने गवर्नमेंट के अंदर, ब्रिटिश रूल के अंदर ले लिया था, एनेक्स्ट कर लिया था। तो उसी तरह से सातारा को भी, सातारा स्टेट को भी उन्होंने एनेक्स्ट कर लिया, अपने रूल के अंदर ले लिया। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट डू यू नो, which we will learn in the next lecture. Okay.